पर फिर से इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आज हम लोगों को क्वेश्चंस की पूरी एक श्रृंखला करनी है, यानी सारे के सारे सवाल आज देखने हैं अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। यानी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, आपको पता है कि पॉलिटी की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग को डिस्कस करना था, जिसमें हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, और उसके बाद पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, उससे संबंधित कुछ सवालों की श्रृंखला आपके सामने है, जिस पर अभी आपको क्या करना है, सारे के सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं। यानी कि सवाल आपके सामने आएंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, जवाब दीजिएगा। खैर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना है, यानी कोई भी, तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे बिल्कुल 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको पूरा का पूरा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं। और हाँ, एक खास बात आपके लिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी पीएससी का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको मेरे से 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, एक हिस्ट्री और दूसरा पॉलिटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी सवालों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, है ना भैया। तो आपका पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल है, इन यूएस फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज, यानी कि अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है बिल ऑफ राइट्स, सेकंड मैग्ना कार्टा एंड थर्ड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहां तक मौलिक अधिकारों की बात करें सर, तो मौलिक अधिकारों का जो जन्म है, यानी मौलिक अधिकारों की अगर जन्म की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का जन्म मैग्ना कार्टा यानी इंग्लैंड की एक जगह मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा जॉन सेकंड के द्वारा मैग्ना कार्टा नामक जगह पर इंग्लैंड के कुछ लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, यानी इंग्लैंड के लोगों के लिए अधिकारों की घोषणा की गई। उसको हम जन्म के तौर पे देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अमेरिका की, तो अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी, और किस नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। यानी कि यूएस ऐसा पहला कंट्री था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया, यानी मौलिक अधिकारों को शामिल किया, और उसका नाम क्या हुआ, बिल ऑफ राइट्स। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, बिल ऑफ राइट्स होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अगला सवाल ये रहा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर कन्फर्ड बोथ ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉरेनर, यानी कौन सा ऐसा अधिकार है जो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर यानी विदेशियों को भी मिला है। सबसे पहला कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में क्या, अवसर की समता। ठीक। थर्ड इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको बताना है कि सिटीजन के साथ साथ विदेशियों को भी मिला, जल्दी बताइएगा। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिला है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, अच्छे से बताइए, जज्बाती नहीं होना है। यानी जो नागरिकों को भी है, भारतीय नागरिकों को भी, और प्लस इसके साथ साथ एलियंस को भी, यानी विदेशियों को भी। कल ही इस बारे में पूरी की पूरी चर्चा हुई थी और मैंने बताया था आपको। देखिए, आर्टिकल 16 सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, 29 सिर्फ नागरिकों के लिए है, 30 सिर्फ नागरिकों के लिए है। बाकी आर्टिकल 21 ये है, देखो ये आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है सर, और आप खुद सोचिए कि जीवन के अधिकार से क्या किसी को वंचित किया जा सकता है? विदेशी भी अगर भारत में आएगा तो उसको मार डालोगे क्या? जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? नहीं। तो यानी आर्टिकल 21 इज नॉट ओनली फॉर सिटीजन, ऑल्सो फॉर फॉरेनर्स। यानी ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं है, बल्कि विदेशियों के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है। लेकिन ये नहीं है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ना, ये ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अगला सवाल ये रहा,
देखिए पहले सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस सवाल का मतलब थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से समझिए। यानी कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो गारंटीड नहीं है, कौन सा ऐसा अधिकार है जो गारंटीड नहीं है। इस तरह समझिएगा, जो उधर लिखा हुआ है उस पर जज्बाती मत होइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो संविधान के द्वारा गारंटीड नहीं है। हालांकि संविधान के द्वारा तो सारे फंडामेंटल राइट गारंटीड है, जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है वो गारंटीड है। तो इस तरह देख सुनिए, ऐसा कौन सा अधिकार है जो संविधान के द्वारा गारंटीड नहीं है। यानी इन चारों में आपको बस यही चेक करना है कि कौन सा गारंटीड नहीं है। यानी आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो अगर हनन हो रहा है तो। डायरेक्ट आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने एकदम सरल कर दिया है। अब आप बताइएगा, पहला कह रहा है प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, दूसरा व्यवसाय वगैरह करने का अधिकार, थर्ड है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, एंड फोर्थ है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, राइट टू फ्रीडम आपको पता है ये फंडामेंटल राइट है ना। राइट टू इक्वलिटी ये भी फंडामेंटल राइट है, और ये भी आर्टिकल 19 के तहत क्या है, फंडामेंटल राइट है। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो भैया अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है तो अंडर आर्टिकल 32 उसके हनन पे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या, नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस तरह वो गारंटीड है क्या, नहीं। तो कौन सा होगा, ये होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अगला सवाल देखने से पहले ये देख लीजिए सर कि अगर आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे लोअर पीसीएस, या यूपी पीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो ये अनअकैडमी की ये कैटेगरी इन सारे के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है। ठीक है, और इसमें नए नए बैचेस हमेशा आते रहते हैं। जैसे अभी अपकमिंग 5 तारीख को एक टारगेट बैच आ रहा है पीसीएस के लिए, है ना, जिसमें आपके चहेते एजुकेटर्स आ रहे हैं। अगर आप ये जो फी स्ट्रक्चर दिया है, इस फी स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए मत समझिएगा। अगर आप ये परचेज करते हो, जैसे 1 महीने के लिए आपने ये परचेज किया तो 1 महीने के लिए सारे वीडियोस अनलॉक हो जाते हैं। यानी सभी एजुकेटर के द्वारा पुराने रिकॉर्डिंग्स, नए जो आने वाले हैं वो भी, और जो लाइव चल रहा है वो भी, सब देख सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक चलने वाला सारा का सारा देख सकते हो। ठीक है, यानी सारा का सारा अनलॉक हो जाता है। 6 महीने का 5600 का, 12 महीने का 7000 का है, और 2 साल का जो है वो 8400 का। अनअकैडमी ज्वाइन करने का एक बड़ा फायदा है कि एक सब्जेक्ट को के लिए ढेर सारे एजुकेटर होते हैं। यानी मेरे अलावा भी और लोगों से आप पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ सकते हो। एक मैथ्स के लिए एक से अधिक एजुकेटर, हिस्ट्री के लिए एक से अधिक, पॉलिटी के लिए एक से अधिक, इको के लिए एक से अधिक, ये फायदा होता है ना। और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो रेफरल कोड आएगा जब आप पे करोगे, तो इसमें आप ये करोगे, अप्लाई करोगे विपुल 10, ये अप्लाई अगर करते हो आप विपुल 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो सारा का सारा है आपका 10% सब में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आप जैसे ये वाला 2 साल का कोर्स खरीदते हो तो 840 रुपये कम हो जाएगा, इसमें कितना 700 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अपना अगला सवाल क्या है, कह रहा है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ इशूइंग द रिट इज वेस्टेड। यानी कि भैया रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है रिट के बारे में। अभी कल ही इसके बारे में पूरा का पूरा क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था। रिट को पता है आपको, रिट क्या होती है। रिट एक प्रकार का प्रादेश, आदेश, न्यायाधीश है। रिट कौन कौन जारी करता है, जल्दी बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, यानी कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। रिट हमारे भारत देश में कौन कौन जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 220। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 32 के थ्रू रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट 226 के थ्रू। क्लियर है। रिट सुप्रीम कोर्ट तब जारी करता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा यानी फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, यानी अदर केसेस में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। रिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो रिट का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो बनते हैं।
5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड कोवारंटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, राइट टू प्रॉपर्टी पूछ रहा है, कैसा राइट है? एक ऑप्शन में आपको और दे रहा हूँ, इस ऑप्शन में आप लोग बताइएगा ओनली वन। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? पहला कह रहा है कि विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। दूसरा कह रहा है फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है। तीसरा कह रहा है एग्जीक्यूटिव लॉ है यानी एक तरह का कार्यकारी लॉ है। चौथा कह रहा है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको बताना है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। ई ऑप्शन है ओनली वन। ठीक है, बहुत ध्यान से बताइएगा, बहुत ही सरल सवाल है। आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, सब लोग एकदम बढ़िया बता रहे हो, एकदम ठीक। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटा के कैसा राइट बना दिया गया? इसको लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार भैया? लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी इस समय पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में था? 31 में, और अब कहाँ चला गया है? 300A में। ठीक है, और अब ये कानूनी अधिकार है यानी कि लीगल राइट है। तो ये लीगल राइट होगा तो इसमें कौन सा सही होगा? ओनली वन यानी ई सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सरल सवाल था। कह रहा है कौन से संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बनाया गया? हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो अभी तो बताया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट किया गया था, जल्दी बता दो, अभी बताया है। जल्दी बताइए। अरे भैया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा इसे डिलीट किया गया और लीगल राइट बना दिया गया। तो इसमें कहीं लिखा है क्या? ना ना ना, ये होगा। हाँ, क्लियर है? अगर ये होता तो ये सही होता, इसमें क्या जज्बाती होना है? इतना छोटा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है एकदम। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 बताना है आपको, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 20 को कवर कर रहा है? सबसे पहला कह रहा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। व्याख्या सुन लीजिएगा, आपको आपही के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। नो डबल जीओपार्डी, एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा कह रहा है गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण। चौथा कह रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए मैं गरीब मास्टर, मैंने अभी मर्डर किया और अभी मर्डर के लिए लॉ कहता है कि 10 साल की सजा होगी, बाद में कानून चेंज हो गया और कर दिया गया 20 साल। अब सजा जब हमको सुनाई जाएगी 10 साल या 20 साल? 10 साल की सुनाई जाएगी, है ना? जिस समय हमने अपराध किया है उस समय के लॉ के अकॉर्डिंग हमको पनिश किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल केसेज में होता है, सिविल केसेज में नहीं होता है। ठीक है, और अगर मान किसी ऐसे कृत्य के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, यानी किसी ऐसे कृत्य के लिए, किसी ऐसे कार्य के लिए पनिश नहीं किया जाएगा जिसके लिए लॉ नहीं है, यानी अगर लॉ किसी को क्राइम बता रहा है तभी उस कार्य के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, फर्जी किसी कार्य के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। क्लियर है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो आर्टिकल 20 को कवर कर रहा है। जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा है जो आर्टिकल 20 को कवर कर रहा है और कौन सा कवर नहीं कर रहा है आर्टिकल 20 को? जल्दी बताओ। चलिए, इसमें कौन सा सही होगा? 1, 2 एंड 4। ये आर्टिकल 20 के 3 क्लॉज हैं और 3 के तीनों तो इसमें लिखे हुए हैं, है ना? कौन सा सही होगा? 1, ये भी स्टेटमेंट आर्टिकल 20 का, ये भी है, ये भी है। ये क्या है? ये आर्टिकल 22 है भैया, ये तीसरा वाला। कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, अपना वकील रखने का अधिकार। ठीक है, तो ये 22 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल के साथ चलते हैं। माइनॉरिटी राइट्स आर गिवन इन, यानी माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए हैं किसमें? इसमें से आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। अल्पसंख्यक अधिकार। ठीक है,
अल्पसंख्यक अधिकार यानी कि माइनॉरिटी राइट्स। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सही है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, यानी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार हैं। इसमें आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटी अपने कल्चर, अपने एजुकेशन, अपने स्क्रिप्ट को बढ़ा सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 30 कोई भी माइनॉरिटी अपने शैक्षिक संस्था की स्थापना कर सकता है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट करते हुए कहा है कि भैया इट इज नॉट लिमिटेड फॉर माइनॉरिटीज, यानी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए सीमित नहीं है ना, बहुसंख्यक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आर्टिकल 29 एंड 30 होगा, इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये सही होगा। 25 से 28 तक आप लोगों ने पढ़ा था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। चलिए 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हाँ, ये तो अभी अभी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू द रिट अंडर। आपको बताना है कि इनमें से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, शक्ति है टू इशू द रिट, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। निम्न में से किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है, रिट जारी करने की शक्ति है, रिट। तो अभी अभी थोड़ी देर में हम लोग देखा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट इशू करता है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट तब जारी करता है जब मौलिक अधिकारों का क्या हो, हनन हो, यानी सुप्रीम कोर्ट तब रिट जारी करता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 कहता है कि जब ऐसी कोई भी लॉ या ऐसा कोई भी विधियां जो मौलिक अधिकारों को कम करेंगी, यानी फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगी, कम करेंगी, उनको हनन करेंगी, वायलेशन करेंगी, वो शून्य होगी। और इस बात की समीक्षा कौन कर सकता है, हेड जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। और यही समीक्षा करने का अधिकार क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, यानी न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तो आर्टिकल 13 एक तरह से देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू से ही रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कौन सा होगा, इसमें आर्टिकल 32 सही ऑप्शन होगा। आगे, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड बाई। देखो इसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना है और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें बस जो पूछ रहा है उसी हिसाब से कि निलंबित कौन करता है, किसके द्वारा निलंबित किया जाता है। एक बार फिर से बोलो, निलंबित, सस्पेंडेड बाय हूम, किसके द्वारा निलंबित किया जाता है मौलिक अधिकार। क्या संसद एक्ट बना के निलंबित करती है, क्या संविधान में संशोधन करके निलंबित। अब ये जज्बाती नहीं होना कि कम होना, संशोधन होना, ये सब बिल्कुल नहीं। जुडिशियल डिसीजन के द्वारा होता है, सुप्रीम कोर्ट के, किसके द्वारा निलंबित होता है, ठीक, ये आपको बताना है। पहला, दूसरा, नन ऑफ अबव 1 and 3 या 2 ओनली, बताओ, या नन ऑफ अबव, क्या सही होगा इसमें। देखो भैया, बिल्कुल पार्लियामेंट को ये राइट है कि फंडामेंटल राइट कानून बना के लिमिटेड किया जा सकता है ना, संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के साथ क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन एक बात ध्यान दो, इसमें पूछ रहा है सस्पेंड, तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड राष्ट्रपति करता है इमरजेंसी के दौरान, तो इसमें नन ऑफ द अबव होगा। राष्ट्रपति इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, एक अपने आप सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 19, बाकी सब राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सस्पेंड होते हैं, और 2 सस्पेंड नहीं होते हैं, 20 और 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं। और ये कब ऐड किया गया था कि ये दोनों सस्पेंड नहीं होंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अभी तो बताया कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कौन सा नहीं होता, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी, अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता। 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या क्या संरक्षण मिले हैं, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। 21, आपको आपके जीवन के अधिकार से तब तक नहीं वंचित किया जा सकता जब तक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ न हो, यानी विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया न हो, ठीक है।
यानी जैसे आपको आपका राइट टू लाइफ है, जीवन के अधिकार है, तो आपके जीवन के अधिकार को आपसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तो फांसी लगती है ना। यानी एब्सोल्यूट नहीं है। फांसी क्यों लगती है? क्योंकि आप मर्डर करते हो तो लॉ ऐसा कहता है। तो जब तक इस तरह की कोई प्रक्रिया ना हो तब तक आपको आपके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अगला सवाल ये आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, यानी ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 किसके बारे में बता रहा है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 किसके बारे में बता रहा है? पहला नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चौथा नन ऑफ दीज। जल्दी बताइएगा। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, सिटीजनशिप में क्या है हम लोगों ने पढ़ा था, सिटीजनशिप पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक यानी संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप पूरा का पूरा मेंशन है ना। और हमारे भारत देश में सिटीजनशिप को रेगुलेट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। उसके लिए कानून बना है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो बताता है कि 5 तरीके से नागरिकता ली जा सकती है, 3 तरीके से छोड़ी जा सकती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, नए राज्यों की सीमा घटाना बढ़ाना, इधर उधर करना, ठीक है, अंडर आर्टिकल 3। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 1 ये नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन आर्टिकल 1 बता रहा है, ठीक है, यही सही होगा। एक आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज इन डिटेल चर्चा किया था हम लोगों ने कि भारत राज्यों का एक संघ होगा ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल ये राइट टू प्राइवेसी। सबसे पहले तो ये बताओ राइट टू प्राइवेसी हमारा कैसा अधिकार है? यही तो सवाल भी है, पूछा जा रहा है राइट टू प्राइवेसी हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, दोनों है, कोई नहीं है? बताइए राइट टू प्राइवेसी हमारा कैसा राइट है? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार कैसा अधिकार है ये आपको बताना है। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए बताया था। जैसे विदेश यात्रा का अधिकार हम लोग आर्टिकल 21 में मानते हैं, है ना। विदेश यात्रा का अधिकार देखिए आर्टिकल 19 लगा के मत आइएगा। विदेश यात्रा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट करते हुए क्या कहा है? 21। वैसे निजता का अधिकार, जिस जीवन के अधिकार के लिए जीवन में प्राइवेसी भी जरूरी है यानी निजता भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार होगा। पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल से संबंधित होगा, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड होगा यानी 21 से संबंधित होगा। क्लियर है? राइट टू प्राइवेसी, आपका फोन नहीं टैप कर सकता, आपका व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, आपके दर्द सर कोई हैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कैसा राइट होगा? फंडामेंटल राइट। ठीक, ओके। देखो हु प्रपोज द प्रियम्बल, है ना, प्रियम्बल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। किसी ने प्रपोज किया था, कहीं से प्रपोज किया गया था, कुछ ऐसा कुछ है क्या? कुछ ऐसा लाया गया था क्या इसके लिए? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BN राव, BR अम्बेडकर, कुछ ऐसा है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, छोटा सवाल है। देखिए हमारे भारत देश में संविधान किसने बनाया? तो हमारे भारत देश का संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी कि संविधान सभा ने। संविधान सभा ने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक में सर हमारा सपना लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी बैठक यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। उस प्रस्ताव का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत किया, यानी संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया।
हमारा सपना प्रस्तुत किया, हम देश का संविधान कैसा बनाना चाहते हैं, हम देश के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, हम देश के संविधान को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, देश को किस प्रकृति में ढालना चाहते हैं, ये उद्देश्य हमारा क्या है, ये प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थर्ड मीटिंग में। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के क्या बनेगा, प्रीएम्बल बनेगा। यानी किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या ऑब्जेक्टिव, इसके पूछने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ले आए थे। कौन सी बैठक में, थर्ड मीटिंग में लाए थे, और वही आगे चल के प्रीएम्बल बना। आपको कमेंट करके बताना है कि इसको संविधान सभा के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया, यानी इसे संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी जल्दी बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगला सवाल बताइए, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से रिलेटेड बताइए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पहले तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए एक बात समझिए, जब हमारे भारत देश का संविधान बना तब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 बाद में ऐड हुई। 9वीं ऐड हुई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जिसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट वगैरह है। 10वीं ऐड हुई 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। 11वीं ऐड हुई 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, जिसमें है पंचायत। 12वीं ऐड हुई 74वें संविधान संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जिसमें है म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिका। ठीक है, मैं पूछ रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई, जैसे यूपी में 31 सीटें हैं, तो ये एलोकेशन ऑफ सीट कौन सी अनुसूची बता रही है, तो बिल्कुल सही जवाब है चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अगला सवाल कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय, मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये आपको बताना है, मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए, बताना, जल्दी बताइए। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य पहले हमारे संविधान में नहीं थे। ये कब आए, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको ऐड किया गया 1976 इंदिरा गांधी की सरकार। बात ध्यान दीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया भाग जोड़ा गया, पार्ट 4A। ठीक है, एक नया आर्टिकल ऐड हुआ 51A, और जिसमें क्या रखे गए, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, लेकिन अभी कितने हैं, 11। 11वां कब ऐड किया गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 11वां ऐड किया गया। क्लियर है, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार राज्य के लिए, राज्य को इसको लागू कराना है, उसके लिए बाध्यता है, यानी राज्य बाउंड है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए, यानी पार्ट 3 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो जस्टिसिएबल है, उनके लिए हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। पार्ट 3, पार्ट 4 नॉन जस्टिसिएबल है, उसके लिए हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यानी डीपीएसपी को राज्य चाहे एग्जीक्यूट करे चाहे न करे। वैसे पार्ट 4A सर हमारी ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी तो संविधान ने निर्धारित कर दी, हमारी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए ना, तो पार्ट 4A हमारी ड्यूटी है। ठीक, 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, जिसमें सबसे लास्ट वाला पूछा जाता है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान कौन देगा, शिक्षा का प्रोविजन कौन करेगा, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन गार्जियन करेंगे, माता पिता अभिभावक, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी। 11 मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक अधिकार 6, मौलिक कर्तव्य कितने, 11। आगे बढ़ते हैं, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट इज रिलेटेड टू,
जल्दी बताइएगा। छुआछूत उन्मूलन अधिनियम कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? छुआछूत उन्मूलन अधिनियम यानी अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन एक्ट कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन एक्ट यानी छुआछूत उन्मूलन अधिनियम। देखिए एक बात समझिए, आर्टिकल 44, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, सबके लिए समान कानून। ये हमारे भारत देश में लागू नहीं है, लेकिन एक राज्य है जहां पर है, गोवा। आर्टिकल 30, ये क्या है कि माइनॉरिटी अपने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 29, माइनॉरिटी के हितों का प्रोटेक्शन है, यानी कोई भी माइनॉरिटी अपने कल्चर, एजुकेशन, स्क्रिप्ट का विकास कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। 17 सर छुआछूत का अंत, इतनी बार पूछा गया कि क्या बताएं, है ना, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, ठीक है। और इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक लॉ बना जिसका नाम हुआ अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन एक्ट यानी छुआछूत उन्मूलन अधिनियम। ये बना था 1955 में, 1955 में, यानी इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 70। आगे बढ़ा जाए। यस, देखो वही सवाल आ गया कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कौन सा अनुच्छेद होगा? बताइए। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भैया, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 14, 29 ANB मैंने टिक कर दिया है क्या? यही होगा क्या? यस, यही तो होगा आर्टिकल 29। कोई भी माइनॉरिटी अपने कल्चर का डेवलपमेंट करना चाहता है, कर सकता है, यस और नो, बोलो यस और नो। यस, अपनी स्क्रिप्ट को डेवलप करना चाहता है, कर सकता है, यस और नो। यस, एजुकेशन को डेवलप करना चाहता है, कर सकता है, यस और नो। यस, इसके साथ कोई भेदभाव होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, ठीक। अच्छा बताइए, क्या ये माइनॉरिटी का ये जो राइट है, क्या ये माइनॉरिटीज तक लिमिटेड है? नहीं, ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, लिमिटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन सी कमेटी की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है संथानम कमेटी, दूसरा ऑप्शन है चरण सिंह कमेटी, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी संजय कमेटी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है भैया कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये ऐड किया गया? संथानम कमेटी, चरण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी संजय कमेटी, बताओ। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, पूरी तरीके से बताया था मैंने। इसमें नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज? आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A ऐड हुआ था, संविधान का भाग 4 का ऐड हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। 1976 इंदिरा गांधी सरकार, उसमें नन ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिक्लेयर द इमरजेंसी, राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिक्लेयर द इमरजेंसी, राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है। ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, या राष्ट्र प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा करता है? बताओ, बड़ा गजब सवाल है। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है, सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, या संविधान में मेंशन ही नहीं है, या आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री करता है? ये आपको बताना है, कौन सा सही होगा। हालांकि ये राइट स्टेटमेंट है। हमारे भारत देश में 3 तरह के आपातकाल होते हैं। 352 जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जिसको स्टेट इमरजेंसी, हालांकि इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और
इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। भले वो उसकी डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, भले वो अपने विवेक से इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। तो यानी ये राइट स्टेटमेंट होगा। अब इस पे जज्बाती आपको नहीं होना है कि इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पे आई थी और बोली थी कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है। तो देखो, बोली थी ना राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है, तो कौन घोषणा करता है? प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल ये रहा, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंसेस, यानी राष्ट्रपति की ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है? जल्दी जल्दी बताइएगा। सबसे पहला कह रहा है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति। तीसरा जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति। बताइए कौन सी शक्ति है? ऑर्डिनेंस का मतलब समझते हैं? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब एक ऐसा कानून जो लिमिटेड टाइम के लिए, एक ऐसा लॉ जो लिमिटेड टाइम के लिए, उस निश्चित समय के लिए बनाया गया कानून। और हमारे भारत देश में ऑर्डिनेंस जारी करना किसकी पावर है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति हमारे भारत देश में ऑर्डिनेंस तब इशू कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो। संसद, जैसे अभी देखो, अभी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आया है ना ऑर्डिनेंस, जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस वैसे ही कार्य करेगा जैसे संसद के द्वारा बनाया गया एक्ट। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस वैसे ही कार्य करेगा जैसे संसद के द्वारा बनाया गया कानून, बशर्ते ये हमेशा के लिए नहीं होगा। इसको हमेशा के लिए एक्ट के रूप में, हमेशा के लिए अगर इसे एक अधिनियम का दर्जा देना है तब क्या करना होगा, अब आपको बताना है। हाँ, मुझे पता है आप बताओगे कि संसद में पारित करना होगा, लेकिन कितने, संसद की अगली बैठक के कितने दिनों के भीतर पारित करना है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से सुनिए, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक कानून, एक ऐसा एक्ट, सॉरी, ऑर्डिनेंस एक लिमिटेड टाइम के लिए जारी किया गया कानून है, जारी किया गया एक क्या है? आदेश है, जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ऑर्डिनेंस तब इशू किया जाता है जब हमारे भारत देश में संसद सत्र में न हो, यानी पार्लियामेंट सेशन में न हो। ये उसकी एक विधायी शक्ति है, यानी लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने से संबंधित शक्ति है। जाहिर सी बात है भैया, संसद सत्र में नहीं है और लॉ बनाने की जरूरत है, तब उस दौरान ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है राष्ट्रपति। हालांकि उसकी विवेक की शक्ति नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस वैसे ही कार्य करेगा जैसे संसद के द्वारा बना हुआ कानून, बशर्ते कितने समय तक रहेगा ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, और हाँ, एक बात बताइएगा कि अगली बैठक के कितने दिनों के भीतर पारित होना है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, यानी इसमें से ये आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन समझिएगा, यूपीएससी। आपको बताना है इन तीनों में से किसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है या नहीं करता है, वट आपको बताना है। जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, स्टेट गवर्नर यानी राज्य के राज्यपाल, और यूपीएससी के चेयरमैन यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। यूपीएससी के चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। बताइए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, तो आपको सर पता है बिल्कुल, इसमें ऑल ऑफ अबव होगा। हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे भारत देश में हाई कोर्ट के जज, दोनों की अपॉइंटमेंट किसके माध्यम से होती है? राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, यानी प्रेसिडेंट के माध्यम से होती है। क्लियर है? प्रेसिडेंट ही हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, भले ही उसकी प्रक्रिया कुछ और है। आपको पता है कि कोलेजियम सिस्टम है ना, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, जिसके बारे में इन डिटेल पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ जाइए, वहाँ इन डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और स्टेट के गवर्नर, राज्य के राज्यपाल को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सीएजी को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर है? ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा का पूरा इन डिटेल अध्ययन के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें से गोल सिलेक्ट करिए, यूपीपीएससी, यूपीएससी, और जाके वहां से आराम से पढ़िए।
चलिए, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछ रहा है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये आपको पूछ रहा है। नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला कह रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा कह रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा कह रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। वो विधानसभा कहाँ की होगी? यूटीज की, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जल्दी बताइएगा। कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में, बात समझिएगा, भारत देश में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। एक तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के सारे सदस्य, राज्यसभा के सारे सदस्य। क्या सारे सदस्य ना, सिर्फ वो मेंबर जो इलेक्टेड है, वो मेंबर जो इलेक्टेड है। आपको बताया था ना मैंने एक सीक्रेट, कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही भाग लेता है जिसका खुद का चुनाव हुआ हो। ठीक है, यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, यानी एमपी जो इलेक्टेड हैं वो भाग लेते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सर। हमारे भारत देश में राज्य में भी दो घर होते हैं, एक का नाम असेंबली, एक का नाम काउंसिल। विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन विधानसभा के भाग लेते हैं, लेकिन वही भाग लेते हैं जिनका चुनाव हुआ हो। ये भी सही होगा। तीसरा कह रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के, संघ शासित प्रदेशों के इलेक्टेड मेंबर, यानी दिल्ली, पुडुचेरी जहां पर विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर क्या भाग लेते हैं विधानसभा के? तो यस, पहले नहीं लेते थे, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया गया कि ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी क्या, ये भी सही होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी सारा का सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा कह रहा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और चौथा कह रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बताओ भैया कौन सा गलत है? चलो देखने की कोशिश करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, तो स्टेटमेंट सही होगा। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, स्टेटमेंट सही होगा। इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? यस, डेफिनेटली लेते हैं, सही होगा। नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? लेते हैं, तो यानी क्या होगा? गलत होगा। यही तो पूछ रहा है, रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, इसमें क्या जज्बाती होना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, यानी कौन मैच नहीं खा रहा है। आर्टिकल 54 कह रहा है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 60 कह रहा है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आपको बताना है कि कौन सा मैच नहीं खा रहा है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं मैच खा रहा है। देखिए जल्दी बताइए, जल्दी। देखिए आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल ही तो है, इलेक्टोरल कॉलेज ही तो है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है? एक एमपी, कौन से? इलेक्टेड। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एमएलए, कौन से? इलेक्टेड। कौन बता रहा है? इलेक्टोरल कॉलेज। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 54। तो ये क्या होगा? राइट होगा। 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, आर्टिकल 55 बताता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा,
यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में इन डिटेल देखने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें जाइए, उसमें मेरा नाम सर्च करिएगा विपुल त्रिपाठी और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे जाइएगा, स्पेशल क्लासेज हैं, उसमें फ्री में पूरा का पूरा मतलब फ्री क्लास है राष्ट्रपति के इलेक्शन की। राष्ट्रपति का इलेक्शन मैंने पूरा का पूरा इन डिटेल 2-2.5 घंटे समझाया है, कैसे कैसे इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, पूरा का पूरा फ्री है, वो फ्री वीडियो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो यानी 55 भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यस सर, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में ये गलत है। सा से 60, सा से शपथ है ना भैया, राष्ट्रपति की शपथ, ये आर्टिकल 7 में। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत देश का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? इसमें क्या लिखा हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट, तो ये गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 52 डील्स विद, यानी आर्टिकल 52 क्या बता रहा है आपको बताना है भैया। आर्टिकल 52 जल्दी बताइए। ए, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बी कह रहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। सी कह रहा है जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। और डी कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। आपको बताना है भैया आर्टिकल 52। ठीक, मैंने बोला था पढ़ाते समय 52 और 63 याद रखिएगा, है ना, क्योंकि 52 में प्रेसिडेंट और 63 में वाइस प्रेसिडेंट, है ना। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन यानी संघ सरकार को 52 से लेके 151 तक मेंशन किया गया है, जिसमें अलग अलग चैप्टर हैं, जिसमें एक चैप्टर प्रेसिडेंट का भी है 52 से लेके 62 तक, है ना। इसमें 72 वगैरह मिला के पढ़ा जाता है, 52 से लेके 62 तक। अब जिसमें देखिए आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 52 कहता है। ठीक, तो ये इसमें कौन सा सही होगा? ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज, यानी भारत देश में राष्ट्रपति क्या है? पहला कह रहा है कि नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का प्रमुख है। दूसरा कह रहा है रियल हेड है, यानी वास्तविक प्रमुख है। अब आपको बताना है भैया या दोनों है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख है, जल्दी बताइएगा। देखिए एक बात समझिएगा, हमारे भारत देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यानी हमारे भारत देश में संसदीय सरकार है। और संसदीय सरकार में एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की होती है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है नाम मात्र का प्रमुख, और एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है वास्तविक कार्यपालिका। सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया। देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की होती हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नाम मात्र की कार्यपालिका, एक रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे भारत देश में कौन है? प्रेसिडेंट, कठपुतली है, पपेट है ना। कुछ कार्य अपने विवेक से करता है, बाकी समस्त कार्य किसकी सलाह पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, जिसको लीड कौन करता है? पीएम लीड करता है। यानी रियल एग्जीक्यूटिव किसके पास जा रही है? वास्तविक कार्यपालिका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर कौन? पीएम। यानी वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? पीएम। हमारे भारत देश का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। भारत देश की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री। क्लियर है? तो यानी ये राष्ट्रपति हमारे भारत देश में नॉमिनल हेड होगा, यानी नाम मात्र का प्रमुख होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज सिमिलर टू, यानी भारत देश में राष्ट्रपति का पद ये कहाँ के समान है? तो एक बात ध्यान दीजिए, जैसे हमारे भारत देश में राष्ट्रपति है, सेम वैसे ही इंग्लैंड में रानी जी है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत देश में संसदीय प्रणाली है, वैसे वहाँ भी संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इवन हम संसदीय प्रणाली को वहीं से ले आए हैं, वहीं से हमने बोरो किया है। बस अंतर क्या अंतर है भारत के राष्ट्रपति और रानी में? महिला पुरुष का नहीं। हमारे भारत देश में राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, चुन कर आता है ना। रामनाथ कोविंद का बेटा रामनाथ कोविंद पार्ट 2 नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ रानी जी जो क्वीन है वो क्या है? हेरिडेटरी सिस्टम, वंशानुगत है, वही आगे चल के फिर से बेटा बहू रानी राजा बनेगा। ठीक है, तो यानी बात समझिएगा, हम हमारे भारत देश में जैसे राष्ट्रपति नॉमिनल हेड नाम मात्र का प्रमुख, वैसे वहाँ रानी भी नाम मात्र का प्रमुख यानी नॉमिनल हेड। बस यही अंतर है कि राष्ट्रपति चुनकर आया है और ये बिना चुने आई है। ठीक, और जिस देश का प्रेसिडेंट, जिस देश का हेड चुनकर आता है, ऐसी कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। तो हमारा भारत रिपब्लिक है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। लेकिन भारत देश में राष्ट्रपति का पद कहाँ से समान है? तो ब्रिटिश क्वीन यानी इंग्लैंड की रानी के समान है। ठीक है, ये
अब अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको पता है सर, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, यानी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन भारत देश में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल क्या कह रहा है? Which of the following article deals with impeachment of president? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद बता रहा है? जल्दी बताइएगा भैया। राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। देखिए आर्टिकल 60 क्या बताता है? शपथ राष्ट्रपति का, ठीक। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50 ये डीपीएसपी का है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। 61 बताता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है? हमारे भारत देश में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है क्या? यस, राष्ट्रपति को तब हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करे, यानी संविधान का उल्लंघन करे। और संविधान के उल्लंघन की दशा में राष्ट्रपति को संसद में इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा, यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। यानी संसद में महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब संसद में 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को हटाना है तो किसी भी हाउस में 1/4 लोग प्रस्ताव लाएंगे। कौन सा प्रस्ताव लाएंगे? इम्पीचमेंट, महाभियोग। 1/4 लोग प्रस्ताव लाएंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दी जाएगी, है ना। जिस हाउस में प्रस्ताव आया है वहां 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। टोटल का 2/3, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अगर पारित हो गया, नहीं पारित हुआ तो तुरंत धड़ाम हो जाएगा, महाभियोग चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लेकिन पारित हो गया तो अगले सदन में जाएगा। अगला सदन कोई भी हो सकता है, यहाँ पहले आया है तो यहाँ जाएगा, और यहाँ पहले आया है तो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सदन जांच करेगा आरोपों की, जो भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं। जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना खुद या खुद किसी के माध्यम से सफाई दे सकता है। दूसरे सदन को भी फिर उसके बाद टोटल का 2/3 मेजोरिटी से पारित करना होगा। अगर पारित हो गया तो इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्लियर है? इसको हम पूरा महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। बताओ, रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? सरकार का वास्तविक प्रमुख, तो अभी तो चर्चा कर रहे थे हम लोग कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है। रियल हेड। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अगर यही प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती तो कौन होता? रियल हेड प्रेसिडेंट होता। हमारे भारत देश में कौन सी गवर्नमेंट है? संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और अमेरिका में कैसी सरकार है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में रियल पावर राष्ट्रपति के पास, और संसदीय सरकार में रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है ही नहीं, यानी यहीं से सवाल सारे खत्म हो गए। ये आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद आपका। दिस इज माय रेफरल कोड। अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करते हो विपुल 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 10% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा भैया। कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं अनअकैडमी का, चाहे जो एनडीए से लेके डिफेंस से लेके यूपीएससी, रेलवे, टेट, एसएससी, कुछ भी, नेट, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, ये कोड अप्लाई करते हैं 10%। एक बात और खास बात, अगर आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अनअकैडमी की ये कैटेगरी है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की। जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में मैथ्स के भी बढ़िया एजुकेटर हैं, रीजनिंग के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं। तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट इधर भी कवर होता है। यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको मेरे से भी पढ़ने का मौका मिलेगा इन डिटेल, पूरा का पूरा पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी का एक पूरा का पूरा कोर्स मेरा खत्म हो चुका, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। नया कोर्स 5 तारीख से पीसीएस का टारगेट कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैं पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। 2:30 बजे से उसमें पॉलिटी चलेगा, मैं उसमें पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, उसमें भी आप लाइव पढ़ सकते हो मेरे से, और पिछला रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा अभी मॉडर्न इंडिया का कोर्स शुरू हुआ है, और मॉडर्न इंडिया भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको मेरे से पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। और यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में ज्वाइन करने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मेरी डेली 10 बजे स्पेशल क्लास होती है।
रात को 10 बजे स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे। अभी तो नहीं चल रही लेकिन परसों से चलेगी। ठीक है, परसों से डेली 10 बजे स्पेशल क्लास चलेगी। उसमें सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो प्रश्नों की श्रृंखला जो आए हुए हैं, आने वाले हैं या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आप उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। मेरी प्रोफाइल पे अगर आप जाना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं, वहाँ फॉलो कर लीजिए। उसके बाद नीचे स्पेशल क्लासेज हैं जो फ्री हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका फी स्ट्रक्चर मैंने एक बार बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूँ कि इसका क्या फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा एक बार फिर से कवर हो जाए। 1 महीने का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, है ना, तो 1400 रुपये का है। और 3 महीने का अगर आप लेना चाहते हैं तो 3500 रुपये का है। 1 साल का अगर आप लेना चाहते हैं तो 7000 रुपये का है। और 2 साल का 8400 रुपये का है। 3 महीने का, 6 महीने का 5600 रुपये का। ठीक, आप देखो, अगर 12 महीने का आप कोर्स लेते हो तो 12 महीने तक आप अनअकैडमी के यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में सारे के सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यानी सब एजुकेटर जितने हैं सबके वीडियोज अनलॉक हो जाते हैं, सबकी लाइव क्लास, सबकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। खासकर मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है ना। अभी आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, कहीं पीसीएस का प्रैक्टिस ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ ही आपको 10,000 रुपये सिर्फ प्रैक्टिस का ही लग जाता है। यानी अगर आप ज्वाइन करते हैं कहीं पे, अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं कहीं किसी भी जगह किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके, तो 10,000 रुपये लगभग लग जाता है आपको टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि आप संडे संडे करते हो। यहाँ आपको जो है हर हफ्ते मॉक टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है, और प्लस पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कराया जाता है। टारगेट कोर्स आते रहते हैं, सबके अपने इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स आते रहते हैं। एक सब्जेक्ट के ढेर सारे एजुकेटर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कोई ये मत सोचिएगा मास्टर कुछ ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। ये सोचिए कि एक सब्जेक्ट के 4 एजुकेटर हैं, तो आपके पास ये है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको किससे पढ़ना है ना। ये आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए अनअकैडमी क्या है, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इनरोल करिए अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। दिस इज माय रेफरल कोड, ये आप यूज करेंगे तो आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है। इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मौज करिए। और देश इस समय बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्टेट का सपोर्ट करते होंगे, यानी राज्य के साथ हैं, है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, लोग अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस समय आप सभी का साथ होना, देश के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आप सभी साथ होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आशा करते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाएं, क्रैक करें। ईश्वर की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ आज विराम देते हैं। थैंक यू क्लास, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।